दोस्तों नमस्कार। आज हम उपन्यास क्या है, उपन्यास का उद्भव एवं विकास के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट किसने कहा, इसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे और उपन्यास से संबंधित अनेक प्रश्नों का उत्तर हम यहाँ पर जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। उपधन्यास, उप का मतलब होता है पास में, न्यास धरोहर या रखी हुई, हम इसे कह सकते हैं। अर्थात हम इसे क्या कहेंगे, निकट रखी हुई वस्तु। क्या कहेंगे, निकट रखी हुई वस्तु कहेंगे। साहित्य के अनुसार उपन्यास वह कृति है जिसे पढ़कर ऐसा लगे कि यह हमारी ही है। क्या है, हमारी ही है। इसमें हमारी ही जीवन का प्रतिबिंब हमारी ही भाषा में प्रयुक्त किया जाता है। जीवन का प्रतिबिंब हमारी ही भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। उपन्यास आधुनिक युग की देन है। इसमें यथार्थ जीवन का क्या होता है, चित्रण होता है, यथार्थ जीवन का। ठीक है, काफ़ी कुछ उसमें सत्यता होती है। उसे हम क्या कहते हैं, उपन्यास कहते हैं। उपन्यास के तत्व प्रायः गद्य की विधाओं में एक जैसे ही तत्व होते हैं। कथा, वस्तु, चरित्र, चित्रण, पात्र, कथोपकथन, ये संवाद जिसको हम कहते हैं, देश काल या वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। ठीक है, ये पूरी की वीडियो में हमने इसको विस्तृत बता दिया है। उपन्यास का उद्भव यूरोप में रोमांटिक कथा साहित्य से हुआ। ठीक है, रोमांटिक अर्थात प्रेम प्रसंग युक्त, जो मूलतः भारतीय प्रेमाख्यानों से प्रेरित था, है ना। जो सूफी कवि थे, अक्सर उनकी जो रचनाएं हुआ करती थी, नायक नायिका प्रेम संबंधों पर ज़्यादा वे रचनाएं करते थे। हिंदी में उपन्यास का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ। परीक्षा गुरु को हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास के रूप में माना जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। भारतीय उपन्यास की अवधारणा। आधुनिक काल में विकसित गद्य विधाओं में उपन्यास का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उपन्यासों के प्रचलन, विकास व सृजन का श्रेय किन लेखकों को जाता है, पाश्चात्य देशों के लेखकों को प्राप्त है। ठीक है, हिंदी में उपन्यास लेखन की परंपरा का आरंभ अंग्रेजी व बंगला उपन्यासों से माना जाता है। हिंदी से पहले बंगला में उपन्यास लिखे जाते थे। बंगला के अनेक उपन्यासकार रहे हैं जिन्होंने हिंदी उपन्यास साहित्य पर गहरा प्रभाव डाला है। जिन्होंने है, इसको जिन्होंने कर लीजिएगा। इनमें बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर आदि प्रमुख हैं। हिंदी में प्रथम उपन्यास को लेकर काफ़ी मतभेद है। देखिए, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार, किसके अनुसार, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार पंडित गौरी दत्त द्वारा रचित देवरानी जेठानी 1870 में इसकी रचना हुई थी, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। इसी तरह डॉक्टर विजय शंकर मल्ल के अनुसार श्रद्धाराम फुलौरी द्वारा रचित भाग्यवती, कौन सा उपन्यास, भाग्यवती, 1877 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल व अन्य विद्वानों के अनुसार लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु, यहाँ पर ये त्रुटि हो गई है, इसको आप 82 कर लीजिएगा। परीक्षा गुरु 1882 को हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास माना गया है, इसका आप ध्यान रखिए। इसी तरह डॉक्टर श्री कृष्ण लाल के अनुसार देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता 1888 ईस्वी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतेंदु द्वारा रचित पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा 1889 को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। हालांकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के मृत्यु के पश्चात इसका प्रकाशन हुआ है। इस तरह से अलग अलग विद्वानों ने हिंदी का प्रथम उपन्यास अपने अपने मतानुसार माना है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के मत को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त होने के कारण परीक्षा गुरु को ही हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा होगा, परीक्षा गुरु। आगे देखिए,
हिंदी उपन्यास का विकास। हिंदी उपन्यास को 4 युगों में विभाजित किया जा सकता है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद युगीन समकालीन उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। इस प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास देखिए, प्रेमचंद पूर्व युग को हिंदी उपन्यास के विकास का आरंभिक काल माना जाता है। उपन्यास विधा इस युग में अपना स्वरूप ग्रहण करने का प्रयास कर रही थी। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास उपदेशात्मक, मनोरंजनात्मक प्रवृत्ति से परिचालित थे। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तिलस्मी अय्यारी उपन्यास, जासूसी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, सामाजिक उपन्यास। तिलस्मी अय्यारी उपन्यास क्या है देखिए, इसको हम जादू टोने से संबंधित कह सकते हैं। देवकीनंदन खत्री से इस उपन्यास की शुरुआत मानी जाती है। इन्होंने तिलस्मी अय्यारी अर्थात जादू टोने से संबंधित उपन्यासों की रचना करके पाठकों का मनोरंजन किया और साथ ही यह भी माना जाता है कि इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत से अहिंदी, जिनको हिंदी भाषा नहीं आती थी, भाषियों ने भी हिंदी सीखी उपन्यासों को पढ़ने के लिए। इनके लिखे प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता, चंद्रकांता सतंती, भूतनाथ, काजल की कोठरी, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी तथा वीरेंद्र वीर आदि हैं। खत्री जी ने अपने उपन्यासों में घटनाओं का संयोजन इस प्रकार किया है कि पाठक के मन में अंत तक जिज्ञासा बनी रहती है। खत्री जी के उपन्यास साहित्यिक दृष्टि से भले ही उच्च कोटि के ना हो, किंतु उनके उपन्यासों का पाठक को अंत तक बांधे रखने तथा उनका भरपूर मनोरंजन करने में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस प्रकार से तिलस्मी अय्यारी उपन्यास को हम समझ सकते हैं। दूसरा है जासूसी उपन्यास। बाबू गोपाल राम गहमरी से जासूसी उपन्यासों की धारा प्रारंभ हुई। गहमरी जी अंग्रेजी के जासूसी उपन्यासकार आर्थर कानन डायल से प्रभावित थे। इनके प्रसिद्ध उपन्यास अद्भुत लाश 1896, सरकटी लाश 1900 और जासूस की भूल 1901, जासूस पर जासूस 1904 आदि हैं। इन उपन्यासों में भी घटना की प्रधानता थी। सामान्यतः ऐसे उपन्यासों का आरंभ किसी हत्या और लावारिस लाश की छानबीन से होता था। इन उपन्यासों में सामाजिक सीख तथा उपदेशात्मक की कोई गुंजाइश नहीं थी। किशोरीलाल गोस्वामी का भी जासूसी उपन्यासकारों में उल्लेखनीय स्थान है। किशोरीलाल गोस्वामी कृत जासूसी उपन्यास जो हैं जिंदे की लाश, तिलस्मी शीश महल, लीलावती आदि हैं। इस प्रकार से जासूसी उपन्यास को हम समझ सकते हैं। ऐतिहासिक उपन्यास देखिए, ऐतिहासिक उपन्यासों का संबंध भारतीय अतीत की गौरव गाथा से रहा है। इस धारा के उपन्यासकारों पर पुनः उत्थान चेतना का विशेष प्रभाव रहा है। किशोरीलाल गोस्वामी और गंगा प्रसाद गुप्त की विशेष भूमिका ऐतिहासिक पात्रों को आधार बनाकर राष्ट्रीय सामाजिक जागरण का प्रयास करने वाले उपन्यासकारों में रही है। किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित कुछ उपन्यास हैं। सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल 1904 में इसका प्रकाशन हुआ था। मल्लिका देवी या बंग सरोजनी 1905 में, लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा 1917 में प्रकाशन हुआ। इसी तरह गंगा प्रसाद गुप्त के ऐतिहासिक उपन्यास नूरजहां 1902, सिंह सेनापति हम्मीर 1903 आदि है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए सामाजिक उपन्यास। सामाजिक उपन्यासों में नैतिकता तथा उद्देश्यपरकता की स्पष्ट झलक देखी गई है। इसमें लज्जाराम शर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और ठाकुर जगमोहन सिंह इस धारा के प्रमुख उपन्यासकार रहे हैं। लज्जाराम शर्मा के आदर्श दंपति 1904 में जिसका प्रकाशन हुआ, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी 1907 में और आदर्श हिंदू 1914 में इसका प्रकाशन हुआ। इसी तरह किशोरीलाल गोस्वामी के लीलावती व आदर्श सती 1901 में प्रकाशन हुआ। चपला व नव समाज 1903 से 4 तक में इसका प्रकाशन मान सकते हैं। पुनर्जन्म व सौतिया डाह 1907, माधवी माधव व मदन मोहनी 1903 से 1910 के बीच में इसका प्रकाशन हुआ और अंगूठी का नगीना 1918 उपन्यासों को विशेष ख्याति प्राप्त है सामाजिक उपन्यासों के अंतर्गत।
इसी तरह अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा अधखिला फूल 1907 में इसका प्रकाशन हुआ और ठेठ हिंदी का ठाठ 1999 में। यह इनकी प्रसिद्ध उपन्यास है। ठाकुर जगमोहन सिंह के श्यामा स्वप्न 1889 उपन्यास ने भी विशेष ख्याति प्राप्त की है। इस प्रकार से हम संक्षेप में सामाजिक उपन्यासों कह सकते हैं कि इस युग के उपन्यास प्रधानतः सुधारवादी एवं उपदेशात्मक वृत्ति को लेकर लिखे गए हैं, जिनका उद्देश्य मनोरंजन करना था। साथ ही प्रेमचंद युगीन उपन्यासों के लिए इस युग के उपन्यासों ने पृष्ठभूमि भी तैयार की है। आगे देखिए प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद युगीन उपन्यास लेखन में मुंशी प्रेमचंद जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने उपन्यास साहित्य को तिलस्मी अय्यारी से बाहर निकालकर उसे वास्तविक भूमि पर लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में जनसाधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और उनकी समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया है। समाज में नारी जीवन की यंत्रणा अर्थात जिसको हम क्लेश कह सकते हैं, बेमेल विवाह, प्रदर्शन प्रियता, शोषण और जाति पाति छुआछूत की घृणित परंपरा आदि को इन्होंने नैतिकतावादी चश्मे से देखने का प्रयास किया है। उन्होंने दहेज प्रथा, बेमेल विवाह आदि से उत्पन्न विधवा जीवन व वेश्यावृत्ति को समाज में जघन्य अपराध के रूप में देखा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमचंद का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। यदि आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा, भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। और प्रेमचंद जी को शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने उपन्यास सम्राट कहा था। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इनके कुछ उपन्यास यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए ये महत्वपूर्ण उपन्यास है, काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास हैं जिनके बारे में हम संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सेवा सदन 1918 में इसका प्रकाशन हुआ। इसके प्रकाशन के साथ ही हिंदी उपन्यास को नई दिशा प्राप्त हुई। प्रेमचंद ने पहले उर्दू में बाजार ए हुस्न नामक उपन्यास लिखा, जिसका हिंदी अनुवाद उन्होंने सेवा सदन। इसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने विवाह से जुड़ी समस्याओं जैसे दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान, सम्मान आदि के विषय में प्रश्न उठाया है। इसी तरह इनका दूसरा उपन्यास है प्रेमाश्रय 1922 में, जिसका प्रकाशन हुआ। प्रेमचंद जी ने उर्दू में गोशिए आसिफ, ध्यान रखना है आपको, नामक उपन्यास लिखा, जिसका हिंदी रूपांतरण उन्होंने प्रेमाश्रय नाम से किया। इस उपन्यास के माध्यम से नागरिक जीवन और ग्रामीण जीवन का संपर्क स्थापित करते हुए विधवा विवाह, कृषक जीवन समस्याएं आदि को इन्होंने इस उपन्यास में उद्घाटित किया है। इसी तरह रंगभूमि 1925 में इसका प्रकाशन हुआ। प्रेमचंद का उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का हिंदी अनुवाद जो है वह कौन सा है, रंगभूमि, आपको ध्यान रखना है। इस उपन्यास को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। इसके नायक कौन है, सूरदास हैं। और इसमें औद्योगिक और कृषि जीवन की तुलना, पूंजी केंद्रीकरण का विरोध, औद्योगिक सभ्यता का विरोध, धार्मिक रूढ़ियों का विरोध, अंग्रेजी साम्राज्यवाद की नकली और थोथी आदर्शवादिता आदि का यथार्थ चित्रण हुआ है। इसी प्रकार कायाकल्प 1926 में जिसका प्रकाशन हुआ, यह प्रेमचंद का नए ढंग का उपन्यास है जो पुनर्जन्म से संबंधित है, ध्यान रखना है आपको। इसी तरह निर्मला 1927 में देखिए, इस उपन्यास में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की आंशिक शुरुआत देखी जा सकती है। इसमें किशोर मन की भावुकता तथा अधेड़ मन की भोग लिप्सा का यथार्थपूर्ण चित्रण मिलता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने निर्मला उपन्यास में दहेज प्रथा, बेमेल विवाह की समस्याओं को चित्रित किया है। गबन 1931 में इसका प्रकाशन हुआ। इसमें लेखक ने पारिवारिक जीवन का मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत किया है। इन्होंने इस उपन्यास में नारी की आभूषण प्रियता और पुरुष का आत्म प्रदर्शन, मध्यम वर्गीय समाज की इन दुर्बलताओं को पति पत्नी के जीवन में चरितार्थ करते हुए स्वाभाविक और यथार्थ कथा की इन्होंने इस उपन्यास के माध्यम से सृष्टि की है। आगे देखिए कर्मभूमि 1932 उपन्यास में मंदिर में अछूतों का प्रवेश निषेध, हरिजन समस्या, महंतों का आडंबर और भोग लिप्सा, जनता का अंधविश्वास, मदिरा सेवन आदि सामाजिक और धार्मिक समस्याओं के साथ ही मजदूरों, किसानों की दुर्दशा, सरकारी दमन, पूंजीपतियों का शोषण, गरीब शहरी
और ग्रामीण जनता की यथार्थता का चित्रण इन्होंने इस उपन्यास के माध्यम से किया है। आगे देखिए, गोदान 1936 में इसका प्रकाशन हुआ। यह प्रेमचंद का प्रौढ़तम उपन्यास है। इस उपन्यास में मुंशी जी ने ग्रामीण कृषक जीवन की यथार्थता का चित्रण किया है। ठीक है। मंगलसूत्र देखिए, यह मुंशी प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी का 1936 में ही क्या हो चुका था, देहांत हो चुका था। इस कारण से इस उपन्यास को इन्होंने पूरा नहीं किया। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। प्रेमचंद द्विगुण समकालीन कुछ उपन्यासकार यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद कंकाल 1929, तितली 1934, इरावती इनका पूर्ण उपन्यास है, क्योंकि अकाल मृत्यु हो जाने के कारण इसे पूरा नहीं कर सके। कंकाल में प्रसाद जी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया है, जबकि तितली में उन्होंने प्रेम के आदर्श रूप और ग्रामीण समस्याओं का चित्रण किया है। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा लिखित भिखारणी और माँ, तो भिखारणी में उन्होंने अंतर्जातीय विवाह की समस्या को उठाया है। माँ नामक उपन्यास में माँ की ममता से संबंधित इन्होंने बातें लिखी है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखित नगरवधु, सोना, खून, इस प्रकार से इनकी रचनाएं हैं। प्रताप नारायण श्रीवास्तव द्वारा विदा, विजय, विकास, वेदना, बेकसी का मजार, विसर्जन। पांडे वेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखित दिल्ली का दलाल, शराबी, कढ़ी में कोयला, फागुन के 4 दिन और जीजा जी, इस तरह से इनके उपन्यास हैं। इसी प्रकार कुछ और उपन्यासकार हैं। वृंदावन लाल वर्मा, विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, माधोजी सिंधिया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अप्सरा 1931 में इसका प्रकाशन हुआ, अलका 1933, निरुपमा 1936, प्रभावती 1936 में। इस तरह से प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकार, देखिए उपन्यास, प्रेमचंदोत्तर उपन्यास अर्थात प्रेमचंद के बाद जो उपन्यासों की रचना हुई है वो देखिए, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, प्रगतिवादी या मार्क्सवादी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, प्रयोगवादी उपन्यास। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास देखिए, हिंदी के अनेक उपन्यासकारों ने अपनी कृतियों में आधुनिक मनोविज्ञान एवं मनोविश्लेषण के सिद्धांतों के आधार पर अपने पात्रों की मानसिक प्रवृत्तियां, विशेषतः यौन वृत्तियों, दमित वृत्तियों, कुंठाओं, ग्रंथियों आदि का विश्लेषण प्रस्तुत किया है, जिन्हें इस परंपरा में स्थान दिया जा सकता है। किस परंपरा में? मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के अंतर्गत। इनमें जयनंद कुमार द्वारा लिखित परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा आदि उपन्यासों की रचना इन्होंने की है। इनके उपन्यासों में विभिन्न पात्रों की मानसिक प्रवृत्तियों और अंतर्द्वंद का विश्लेषण अत्यंत सूक्ष्म रूप से हुआ है। सामान्यतः इनके उपन्यासों में नारी और पुरुष के पारस्परिक आकर्षण का चित्रण हुआ है, किंतु इनकी नारियां पुरुष पात्रों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली और सशक्त दृष्टिगोचर होती हैं, इसलिए इनके उपन्यासों को नायिका प्रधान भी कहा जाता है। इसी प्रकार से इलाचंद जोशी के कुछ उपन्यास हैं मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के अंतर्गत, लज्जा, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत एवं छाया। सच्चिदानंद, हीरानंद, वासयन, अज्ञे भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इनके जो उपन्यास हैं, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी में इन्होंने यौन प्रवृत्तियों का चित्रण किया है, जो कहीं कहीं असामाजिक भी हो सकता है, इसलिए उनकी कृतियों की प्रारंभ में ही निंदा हुई थी। शेखर एक जीवनी व्यक्तिक मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में एक महती उपलब्धि मानी जा सकती है, आपको ध्यान रखना है। प्रगतिवादी या मार्क्सवादी उपन्यास, प्रगतिवादी परंपरा के उपन्यासकारों में यशपाल, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृतलाल नागर आदि सम्मिलित हैं। इन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से वर्तमान पूंजीवादी सभ्यता के दोषों, शोषक वर्ग के अत्याचारों, आर्थिक विषमता के दुष्परिणामों, शोषित वर्ग की दयनीय स्थितियों तथा समाज की यथार्थ परिस्थितियों के अंकन के उद्देश्य से उपन्यासों की रचना की है। ठीक है। यशपाल जी का सर्वोच्च उपन्यास झूठा सच 1960 में जिसका प्रकाशन हुआ था, आपको ध्यान रखना है। दादा कामरेड भी इनका उपन्यास है। इसी प्रकार इस श्रेणी के जो उपन्यासकार हैं, भैरव प्रसाद गुप्त, मसाल 1951, गंगा मैया 1953, अमृतलाल नागर भी इसी श्रेणी के उपन्यासकार हैं। अमृत और विश्व
बूंद और समुद्र, महाकाल, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, खंजन नयन आदि इनके उपन्यास हैं। आगे देखिए ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यासकारों में बाबू वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, रांगे राघव आदि प्रमुख हैं। वृंदावन लाल वर्मा के कुछ उपन्यास देखिए, विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, मृगनयनी, अहिल्याबाई, माधोजी सिंधिया आदि हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुछ उपन्यास हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 में प्रकाशन हुआ, चारूचंद्र लेख 1962 में, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन के उपन्यास देखिए, सेनापति 1944 में, जय योद्धेव 1944 में इसका प्रकाशन हुआ, ठीक है। इस प्रकार से हम ऐतिहासिक उपन्यास को समझ सकते हैं। रांगे राघव भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। मुर्दों का टीला 1948 में इनका प्रकाशन हुआ था। अंधेरे के जुगनू 1953 में, यशोधरा जीत 1954 में। आगे देखिए आंचलिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यासों की परंपरा का विकास 1950 के बाद हुआ है। आंचलिक संज्ञा का आविष्कार फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा उनके उपन्यास मैला आंचल 1954 में इसका प्रकाशन हुआ था, ध्यान रखना है आपको। परंतु इस परंपरा का सूत्रपात नागार्जुन के उपन्यास से हो चुका था, ठीक है, क्योंकि नागार्जुन के उपन्यास रतिनाथ की चाची 1948 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो यहाँ से आंचलिक उपन्यास की शुरुआत हो चुकी थी, ऐसा माना जाता है। आगे देखिए प्रयोगवादी उपन्यास। प्रयोगवादी परंपरा के लेखकों में मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नरेश मेहता, शिव प्रसाद मिश्र, गिरिधर गोपाल, निर्मल वर्मा, मनु भंडारी, उषा प्रियवंदा आदि शामिल हैं, आपको ध्यान रखना है। कुछ इनके उपन्यास देखिए, मोहन राकेश के उपन्यास अंधेरे बंद कमरे 1961 तथा न आने वाला कल 1968 इनके उपन्यास हैं। राजेंद्र यादव व मनु भंडारी के संयुक्त प्रयासों से 1 इंच मुस्कान इनका उपन्यास है। मनु भंडारी के द्वारा रचित आपका बंटी काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है इनका। इस प्रकार से प्रेमचंद के बाद उपन्यासकार जो हुए हैं इनको हम समझ सकते हैं। इस तरह से हमने देखा उपन्यास क्या है, उपन्यास के उद्भव एवं विकास एवं विभिन्न उपन्यासकारों की रचना को हमने यहाँ पर जानने का प्रयास किया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।